हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक वीडियो सीरीज लॉन्च करी गई है जिसमें हम देख रहे हैं यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप यूटेट का 27 सितंबर वाला पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो यूटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट तो करके ही जाइए। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर रखे हैं, उनके 360 डायमेंशन में उन चीज़ों के क्वेश्चंस को कवर किया है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आप 60 to 70% आप अच्छे से कवर कर रहे हैं आगामी पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं या फिर उन क्वेश्चंस के आसपास के सराउंडिंग के आसपास पूछे गए होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जिसमें हमने CDP के ऑलमोस्ट 2025, 24, 23, 22 के पेपर करा दिए गए हैं और उसके साथ 21 का भी पेपर करा दिया गया है। साथ ही साथ EVS के हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए हैं, 2025 से लेकर 19 तक के पेपर, और भी बहुत सारे लैंग्वेज के और मैथ्स के पेपर हमने अपलोड करे हैं। बाकी सीरीज जो है क्वेश्चन जो है हमारे सीरीज पे यूट्यूब वीडियो पे आती रहेंगी। अगर आपने पुराने नहीं देखे तो पुराने भी जरूर देखिएगा और आगामी सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं CDP का सेक्शन रहेगा हमारा 2020 का पेपर 1 फर्स्ट है, तो उसके CDP के 30 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो सीरीज में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। ठीक है, अगर आपने CDP का थोड़ा सा भी पढ़ा है, डीप में एनालिसिस थोड़ा भी किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेजेस जो दी थी वो पियाजे ने दी थी। तो ऑप्शन ए, पहले ही नाम सुनते ही ऑप्शन ए लगा दोगे आप। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है इसे, जिसमें पियाजे ने बच्चे के विकास के लिए 4 प्रमुख स्टेजेस बताई गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित गतिविधियां स्थानिक बुद्धि से संबंधित हैं। ठीक है, मौखिक अनुनय, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, भाप लेना कि कब विनम्र होना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि आपको एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना वो स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, स्थानिक मतलब एट द टाइम आप क्या उस चीज को डिसीजन ले रहे हो, तो वो चीज आपको उस टाइम पे डिपेंड करता है कि एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी होगी। पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा, चुनौती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है उसके लिए क्या कौन सी अभिप्रेरणा, कौन सा मोटिवेशन ज्यादा काम करेगा, पुरस्कार और प्रशंसा। ठीक है, ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड वाले, तो उनको एक पॉजिटिव अप्रोच काम करती है, उनको इन्हेंस करने के लिए, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, उनके सीखने की क्षमता को अधिक प्रभावी करने के लिए पुरस्कार और प्रशंसा वाली अप्रोच जो है वो बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट अप्रोच कहलाती है। ऑप्शन ए उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, वो अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक एवं जल्दी स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है स्पेशल बच्चे में स्लो लर्नर भी आते हैं और एक्स्ट्रा जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये अधिक स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा वे पढ़ने एवं लिखने की कौशल अधिक उन्नत होते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है। आगे देखिए अगला है, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। ठीक है, और चौथा है, वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो ऑप्शन डी भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों फॉलो करते हैं, जबकि हमें पूछा कि कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव को नेगेटिव ही काटेगा। वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है। ठीक है, शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है पूछ रहे हैं आपसे। शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहार से संबंधित होता है, बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षण कौशल छात्र को सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित है, ये भी आपका ठीक है। अगला है, शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी इसका नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पे कह रहे हैं शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण की व्यवहार की सभी इकाइयों, आप देखिए एक वर्ड जो है आपका आंसर बदल दे रहा है, तो सभी इकाइयां नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी होती हैं जहां पर शिक्षण कौशल के अलावा भी कोई चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो सभी इकाइयों में फॉलो नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको केवल सभी इस तरीके के वर्डों का यूज करना, बहुत ही सोच समझ के देखना है। इस तरीके के वर्ड जो है आपके
ऑप्शन को बदल देते हैं या उस पर ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो इसलिए सभी वाला नहीं होगा, सभी इकाइयों में संबंधित नहीं होते हैं, जबकि मैक्सिमम इकाइयों में होते हैं, बट सभी इकाइयों में इनका कहना ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है हमसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए फिर से नहीं करता, नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोग है। आप देखिए फिर से यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको मैंने बोला कि सभी केवल इस तरीके के वर्डों को सोच समझ के प्रयोग में लाना है, तो इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्याख्या नहीं करता, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है। शिक्षण के शिक्षक के साथ साथ बहुत ही अन्य जो है प्रोफेशन है वहां पर भी आपका काम आता है। ठीक है, शिक्षण मतलब आपको टीम मैनेजमेंट में, जैसे प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर भी ये चीजें काम करने के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों एक डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं लर्निंग के रिगार्डिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है। प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार, ब्रेन स्टॉर्मिंग और अन्वेषण विधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साक्षात्कार विधि शिक्षण की विधि में नहीं आता है। ठीक है, ये आता है आपका, आप बच्चे का साक्षात्कार लेके शिक्षण को छोड़ के आप बच्चे के एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, बच्चे का एनालिसिस कर रहे हो जब, उस विधि में आपका साक्षात्कार विधि आता है, न कि शिक्षण विधि में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ये सब चीजें या फिर रिजल्ट बनाने में ये विधि आती है, साक्षात्कार विधि, जबकि शिक्षण में ये विधि नहीं आती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे के सारे ठीक हैं, इसमें अज्ञात से अज्ञात की ओर भी जाते हैं हम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जाते हैं, सरल से जटिल की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। चारों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक, प्रयोगात्मक कारक। ठीक है, तो पूछ रहा है 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4 और दूसरा और चौथा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन छूट रहा है इसमें, कौन सा नहीं होगा, वो आपका चौथा होगा। प्रयोगात्मक कारक नहीं होता, व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, दैहिक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक भी व्यक्तित्व पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन प्रयोगात्मक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते किसको, पर्सनालिटी को। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो 1 2 3 होगा। 1 2 3 देखो कहां पर है, ऑप्शन बी में है, 1 2 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञानिक का ज्ञान का एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकी का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं को सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं को समझाने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विकास और वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ, जो पहला ही चैप्टर है हमारे यूनिट का, की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सी बात सही है। दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक है, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता पड़ती है। यह वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ चलती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वृद्धि जो है प्राकृतिक प्रक्रिया, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो प्राकृतिक प्रक्रिया। ग्रोथ में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपका हाइट, वेट, तो ये सब चीजें क्या है, वो नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, जबकि विकास होता है वो बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट, जिसमें बाह्य कारक क्या क्या हो जाते हैं, वो आपके हेरिडिटी हो जाता है, वो आपका इन्वायरमेंट हो जाता है। तो इस तरीके के जो बाह्य कारक हैं इनसे प्रभावित होता है क्या, विकास। अब विकास में किस तरीके का विकास आता है, आपका सामाजिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, संज्ञानात्मक विकास आता है। तो ये सारे विकास के फैक्टर हैं। और वृद्धि में क्या आता है, जो चीजें मेजर करी जाती हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, तो ये वृद्धि में आता है। वृद्धि के लिए प्राकृतिक कारक जैसे आपका हेरिडिटी और ये सब चीजें, खान पान, ये सब चीजें प्राकृतिक कारक जो है वो करता है, जबकि विकास में बाह्य कारकों की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संबंध में पूछ रहा है। अच्छे विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, अच्छे परिवेश तथा बुरी विरासत
की क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बुरा परिवेश होता है वो अच्छी विरासत को दबा सकता है। ठीक है, अगर आपका एनवायरनमेंट ही खराब होगा, बच्चे का एनवायरनमेंट सीखने के जो एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिल रहा होगा, तो वो अच्छी हेरिडिटी, उसकी हेरिडिटी कितनी ही अच्छी हो, उसकी आनुवांशिकता, उसके जो पापा हैं या फिर मम्मी है या फिर उनकी जो पुरानी जनरेशन है वो कितनी भी अच्छी है, वो सब उस चीज़ को खत्म कर सकती है बुरा परिवेश। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे बड़े बड़े पद पर होते हैं, IAS PCS इस तरह के पद पर होते हैं, लेकिन उनके बच्चों का परिवेश ऐसा मिलता है कि वो बिगड़ जाते हैं। तो ये उस कंडीशन को डिफाइन करता है कि बुरा परिवेश जो होता है वो अच्छी विरासत को दबा सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास का आयु से संबंधित बताया है? बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है जेम्स ब्रूनर, जीन पियाजे, डेविड आसुबेल और हिल्डा ताबा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीन पियाजे ने बताया था। किसको? जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो आयु से संबंधित होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, बौद्धिक विकास के 4 स्टेजेस बताई, और उन 4 स्टेजेस को एज वाइज भी डिफाइन किया था उन्होंने। ठीक है, तो एज वाइज भी डिफाइन करना यह दर्शाता है कि ये दोनों आपस में संबंधित हैं। ठीक है, कोलैब आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रही है, जिसमें उसका सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेशनल स्टेज, जो ये 4 तरीके की स्टेजेस आती हैं वो एज के साथ साथ कोरिलेट करके बताई थी। तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंड्यूरा का। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सीरीज देखा होगा तो मैंने उसमें बेंड्यूरा का एक्सपेरिमेंट बताया था। क्या होता है कि बेंड्यूरा ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 2 कैटेगरी के बच्चे लिए, कुछ बच्चे कैटेगरी ए में रखे, कुछ बच्चे कैटेगरी बी में रखे, और दोनों को अलग अलग मूवी दिखाई। उस मूवी में क्या होता है कि एक मूवी में एक आदमी आता है, वो एक गुड़िया के साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। अजीब मतलब वो गुड़िया को फाड़ने लगता है, चीरने लगता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और दूसरी तरफ जो कैटेगरी बी थी उसमें गुड़िया के साथ बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जैसे वो एक जीवित प्राणी हो। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जब उसके बाद मूवी के बाद उन बच्चों को एक गुड़िया दी जाती है तो सेम जिसने जो देखा वो गुड़िया के साथ वैसा ही करता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे आक्रामकता सीख रहे हैं व्यवहार के कारण। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बेंड्यूरा ने किया था, बेंड्यूरा और उसके साथी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बेंड्यूरा की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? ठीक है, संवेदी प्रेरक, पाक रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेजेस बताई गई थी। अगर आप यहां से देखो तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 ये स्टेजेस बताई गई थी। संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपकी कहां मिलेगी? आपको जीन पियाजे की स्टेज में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी अवस्था नहीं है? कोलबर्ग की 3 स्टेजेस थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। एक छात्र गणित के प्रश्न हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे एक युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन, क्लासिक अनुबंधन, सूझ द्वारा अधिगम और श्रेणीबद्ध प्रवृत्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनसाइट कहते हैं इसे, सूझ द्वारा अधिगम। ठीक है, जब बच्चा किसी चीज में अटक जाता है, उसके बाद अचानक से उसे सोचने में उसे हिट होता है, कोई चीज इनसाइट होती है, वो अपनी सूझबूझ का उपयोग करके उस प्रॉब्लम से निकल जाता है, तो इसके सूझ द्वारा अधिगम, जिसे इनसाइट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता हो सकती है। भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन युक्ति प्रक्रिया, परिवार का आर्थिक स्तर, बालक का पालन पोषण। ठीक है, तो अधिगम शैली में भिन्नता किस वजह से हो सकती है? विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन युक्त प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो सभी इफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको एप्रोप्रिएट आंसर है वो विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन युक्त प्रक्रियाएं हैं, चिंतन की युक्तियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? देखिए नहीं है कह रहा है, तो संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, शेखी बघारना और नियमित दिनचर्या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेखी बघारना। ठीक है, मतलब फालतू के गप्पे मारना, ये मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है, शेखी बघारना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्या निर्देशन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र और खोज अधिगम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खोज अधिगम जो है ज्यादा इफेक्ट करता है किसके लिए? ज्ञानात्मक कौशल विकास के लिए, हाईली
उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल के लिए। ठीक है, खोज अधिगम, जिसमें बच्चे खुद खोज के सीखते हैं, वो अधिगम सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विमर्श अभिवर्ती निर्माण को उत्प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक है, औपचारिक तर्कणा तकनीक का परीक्षण देना, सर्वमान्य उत्तर देने के लिए स्वीकार करने से इनकार करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो औपचारिक तर्कणा तकनीक का परीक्षण करना देना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, पाठ्यक्रम से भाव है। जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो क्या डिनोट करता है? विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, विषय अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया जाए, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और कक्षा अनुभव, खेल एवं क्रियाएं। ठीक है, जो पाठ्यक्रम होता है वो केवल पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, तो वो होता है आपका विद्यालय में आने से लेकर जाने तक की जितनी भी जो चीज़ें आती हैं वो करिकुलम के अंदर कद ही आती हैं। तो विद्यालय के सारे अनुभव जो हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो सभी अनुभव पाठ्यक्रम से संबंधित ही माने जाते हैं। आगे देखिए NIVH संबंधित है। ठीक है, NIVH एक इंस्टीट्यूट है जो दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजुअली हैंडीकैप होते हैं जो, उससे संबंधित है NIVH। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व भाषाई बाधिरता होती है भाषा अर्जन से पूर्व, भाषा अर्जन के उपरांत, जन्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन से पूर्व। ठीक है, पूर्व भाषाई बधिरता कहता है, मतलब आपको भाषा सीखने से पहले ही जो प्रॉब्लम आ रही है वो भाषा अर्जन से पूर्व ही आएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली वर्डों में ही वो उसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, श्रवण बाधिता के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार मतलब, अब आपने अभी कुछ दिनों पहले करंट अफेयर में भी ये टॉपिक आया था कि अर्धवृत्त के आकार में बच्चों की जो केरल ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है, उसने बच्चों को इस तरीके से बैठाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अर्धवृत्त के आकार में बैठाने का निर्णय लिया। यहाँ पर जो बच्चा, यहाँ पर टीचर वो करता है और इस तरीके से बच्चे इस क्लासरूम प्रोसेस में बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट जो है सिटिंग अरेंजमेंट मानी जाती है, इसे अर्धवृत्ताकार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार जो है सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? ठीक है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? धीमी गति से सीखना, शीघ्र भूलना, अनुकरण से सीखना और सामान्यीकरण की क्षमता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामान्यीकरण की क्षमता। देखिए, मानसिक मंद बालक सामान्यीकरण की क्षमता से नहीं सीखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य स्थिति में अगर वो होते तो वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्यों कहलाते? ऑप्शन डी फिलहाल के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक मान्यता, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सामाजिकरण और सामाजिक मान्यता दोनों ही एक मेन उद्देश्य माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें क्या योग्यता है? वैचारिक प्रभाव की, अभिव्यक्ति के प्रभाव की, साहचर्य प्रभाव की और शब्द प्रभाव की। देखिए, आपने कहानी बताई, उसके बाद वो उसका शीर्षक बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसका क्या दिखाता है? वैचारिक प्रभाव को दिखाता है। उसने विचार किया और उसके बाद सोचा कि इसके ये शीर्षक हो सकते हैं, तो ये उसकी वैचारिक प्रभाव की शक्ति को दिखाता है। अगर इसका उल्टा होता, कहने का मतलब है अगर आपने बच्चे को कुछ टॉपिक दिए होते, उसके बाद वो उस पर कहानी बताता है, तो वो उसकी अभिव्यक्ति प्रभाव की जो विशेषता होती, योग्यता कहलाती वो। ठीक है, अभी समझ में फिलहाल के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैचारिक प्रभाव बता सकता है वो शीर्षक के द्वारा कहानी बता के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, फेमस क्वेश्चन, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। जितने भी प्रकार की डिसेबिलिटी हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफेजिया क्या है? डिफेजिया फिलहाल के लिए कहलाता है भाषाई असामान्यता, जो कहलाती है वो डिस्फेजिया कहलाती है, सॉरी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। संज्ञान जानने की प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, संज्ञान कॉग्निटिव पर्पज से वह प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित नहीं है, कह रहा है सोचना, समझना, सीखी बघारना और समस्या समाधान। देखिए, सीखी बघारना इसका फिर से राइट आंसर हो जाएगा। सोचना, समझना और समस्या समाधान, ये तीनों किसके हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट माना जाता है, जबकि सीखी बघारना एक नॉर्मल टाइप की प्रक्रिया है जो अधिकांश बच्चे करते हैं। ठीक है, संज्ञान जानने के लिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? सीखी बघारना। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। इस वीडियो में हमने 2020 के यूटेट फर्स्ट पेपर के
30 क्वेश्चन CDP सेक्शन के करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके किसी प्रश्न में कोई क्वेरी हो या कोई आपका खुद का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना अगर यहाँ तक पहुंचे तो अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसी वीडियो हमें आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।